अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सानिया बल्दिया फैक्ट्री जिसका तवील अरसे से इंतज़ार था, बिल आखिर फैसला आ गया और दो दहशत गर्दों को जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हुआ है कि इन्होंने भत्ता ना देने के ऊपर बल्दिया की अली इंटरप्राइज फैक्ट्री को केमिकल छिड़क कर आग लगा दी थी और वो जुर्म साबित होने पर अदालत ने दोनों जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम हैं, रहमान भोला जो कि एमक्यूएम का साबिक सेक्टर इंचार्ज और कारकुन जुबैर उर्फ चरिया को 264 बार फांसी की सजा मौत सुनाने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा अदालत ने दोनों मुलजमान को भारी जुर्माना भी आयद किया है, जो कि मुतासरीन जिनके प्यारे उस आग में जलकर जाँ बहक हो गए थे उनके लवाहिकीन को दिया जाएगा। ये अदालत की जानिब से फैसला सामने है। और इसके अलावा उनके जो सहूलतकार यानी कि जो फैक्ट्री के मुलाजमीन थे, शाहरुख, अरशद, इसके अलावा फजल और एक और मुलजिम थे जो कि फैक्ट्री के मुलाजिम थे, इनके ऊपर इल्जाम है कि ये सहूलतकार थे उन भत्ताखोरों के, उन दहशत गर्दों के जिन्होंने फैक्ट्री को दरवाजे बंद कर दिए थे, केमिकल लगाकर, केमिकल डालकर आग लगा दी थी। ये उन तमाम जो मुलजिम हैं, ये उन मुलजमान के सहूलतकार थे। अदालत ने चूंकि रहमान भोला के रेड वारंट जारी किए थे, इसके अलावा जो एमक्यूएम कराची तंजीमी कमेटी के उस वक्त सेक्टर इंचार्ज थे हम्माद सदीकी, उनका भी अदालत ने जो रेड वारंट जारी किए थे। हम्माद सदीकी के बारे में इतलात थी कि उनको दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद किसी को इल्म नहीं कि वो कहाँ चले गए और किस तरफ चले गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो केस का जो एक टर्निंग पॉइंट है, जो एक अहम मरहला है, वो ये है क्योंकि ये तमाम इदारे जो इस बल्दिया फैक्ट्री से मुतालिक तहकीकात कर रहे थे, बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखने में आया 2015 से पहले कि ये सारा मामला जो था वो हादसा करार दिया गया था, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जो आज क्रेडिट ले रही होगी कि उनकी प्रोसिक्यूशन टीम ने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और मुल्ज़मान को सजा दी जो भत्ताखोरी में मुलव्वस है, जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाकर जो है वो राख कर दिया था। और कई ऐसी लाशें थी जिनकी शनाख्त भी नहीं हो सकी। वो क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट का नहीं बनता, बल्कि सबसे बड़ा क्रेडिट बनता है पाकिस्तान रीजन सिंध का, जिन्होंने एक तो इस केस का जो टर्निंग पॉइंट था उसमें अहम किरदार अदा किया, उसके बाद इस केस को तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया। हर पेशी पर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होती थी, रेंजर्स की पूरी प्रोसिक्यूशन की टीम एक दिलजमी के साथ, एक लगन के साथ और एक अहम एक मार्का सर अंजाम देने के लिए टीम मौजूद होती थी। और साजिद महबूब शेख जो कि रेंजर्स के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने मुसलसल 5 सालों में इस केस की पैरवी की। इसके अलावा रेंजर्स की और जो डीएसआर और जो अहलकार और अफसरान वो भी इस मामले की जो है वो तह तक रहते थे और इसका फॉलोअप लेते रहते थे। और उन्होंने तमाम जो गवाह थे उनको प्रोटेक्शन दी, उनके हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चाहे वो और भी बेशुमार केसेस हैं जिनके हवाले से रेंजर्स ने उन ब्लैंक केसेस से, यानी कि उनके पीछे कोई हाथ नहीं डालता था, चाहे वो प्रोसिक्यूशन थी या मुलजमान के हवाले से पुलिस थी, वो हाथ नहीं डालती थी। लेकिन रेंजर्स ने जोरा शायद कत्ल को केस हो या ये बल्दिया फैक्ट्री और भी बेशुमार मिसालें, उन्होंने मुल्ज़मान को सजाएं दिलवाई और गवाहों को खासतौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उनको अपनी सेफ कस्टडी में लेके आते थे और उनका बयान रिकॉर्ड करवाया, चाहे वो दुबई वाला फैक्ट्री के मालिकान हों या इसके अलावा और भी कई ऐसे गवाह थे जिनके बयान रिकॉर्ड हुए। और उसके बाद उन गवाहों के जो आईनी शाहिद थे उनके बयान रिकॉर्ड होने के बाद उन मुल्ज़मान को भारी और इंतहाई बड़ी सजाएं भी हुई। बल्दिया केस चूँकि चैप्टर है, उस हवाले से बैकग्राउंड लोग जानना चाहते हैं तो मैं बैकग्राउंड अगर आपको बताता चलूं कि 2012 में जब ये पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक सानिया रूनुमा हुआ, उसके बाद अगले रोज फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिर उनको हाई कोर्ट से जमानतें लेनी पड़ी और उनको अगर वो इन मुतासरीन के जनाजों में शिरकत के लिए जाना चाहते थे, जो फैक्ट्री के मालिकान थे, उनको वहां से धक्के देके निकाल दिया, उनके ऊपर बहुत ज्यादती की गई और वो बिल आखिर अपनी जान बचाकर यहाँ से मुल्क से किसी तरीके से भाग गए। और उसके बाद ये काफ़ी अर्से तक तारीख पर तारीख होती रही। एक एक केस को जब हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे सिटी कोर्ट में, हम जाते रहे वहाँ 6 प्रोसिक्यूटर जो कि एक तो प्रोसिक्यूटर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर खातून भी थी शाजिया हंजरा, वो भी पैरवी करने से उन्होंने भी इनकार कर दिया था। इसके अलावा और भी जो प्रोसिक्यूटर्स थे, जो सरकारी वकला थे, वो केस की पैरवी करने से इनकार कर देते थे, चूँकि
उनको ये था कि उनकी जान को खतरा था, उनको धमकियां मिलती थी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, इसलिए वो केस की पैरवी करने के लिए अदालत में पेश नहीं होते थे। तफ्तीशी अफसरान भी तब्दील होते रहे और बेशुमार इस केस में अहम मौके है, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वही था जो रिजवान कुरैशी की जेआईटी रेंजर्स की जानिब से जब सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई, मीडिया पर खबर नशर हुई, उसके बाद फिर एक नया वाविला मचा दिया गया और नए तरीके से जब इसकी तहकीकात हुई तो जो पहले वाला जो सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में सिंध हुकूमत ने जो एक कमीशन बनाया था जिसने वाक़े को दहशतगर्दी नहीं बल्कि एक शॉर्ट सर्किट और एक हादसा करार देकर जिन्होंने उस केस को एक दफन कर दिया था, लेकिन वो दोबारा उस केस में जान डालेगी और नए सिरे से जब तहकीकात हुई रेंजर्स और मुख्तलिफ पुलिस की जो आला अफसरान जो कि ईमानदार और काबिल अफसरान समझे जाते हैं उनकी सरबराही में जो टीम बनी तो उन्होंने कमाल कर दिया और उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर ये सारे इस वाक़े के ताने बाने मिलते थे। उसके बाद जेआईटी में मुख्तलिफ बयानात में नाम सामने आते रहे, बेशुमार लोगों के नाम आए, एमक्यूएम की आला क़यादत के नाम भी सामने आते रहे और उसके बाद आज भी हमारे जब एसएसपी ईस्ट साजिद सदुजाई जो कि इस केस में तफ्तीशी अफसर भी रह चुके हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका यही कहना था कि जब जेआईटी में चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं लेकिन हतमी चीज शक्ल उस वक्त दी जाती है जिनको प्रोसिक्यूट करना होता है, जिनके खिलाफ ज़्यादा ठोस मवाद होता है, चाहे जिसकी उस मवाद की रोशनी में उन शवाहिद की रोशनी में उनको सज़ा हो सके, उन लोगों को जो है उन्होंने इस केस में बाकायदा तौर पर चार्जशीट किया और उनको सज़ाएं भी हुई। इसके अलावा फैक्ट्री मालिकान ने या इसके अलावा और जो ये जो रहमान भोला या जुबैर चरिया इसको जो मास्टरमाइंड करार देते थे वो मासदी की एमक्यूएम कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज को करार देते थे और उसके बाद उनके चूंकि अदालत से वारंट गिरफ्तारी रेड वारंट जारी हो चुके थे, उनको गिरफ्तार किया जाना है लेकिन उनका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। लेकिन इन जो मौजूदा मुलजमान इनको सजा हुई और रऊफ सदीकी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें थी लेकिन कोई ट्रांजेक्शन कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी, ठोस मवाद जिसमें अदालत जो है वो रऊफ सदीकी को सज़ा सुनाती या डॉक्टर अब्दुल सत्तार या दीगर जो लोग थे उनको सज़ा सुनाती, लेकिन जो मरकजी मुल्ज़मान थे जिनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम था कि इन्होंने आग लगाई उनको अदालत ने सज़ा दी। इसके अलावा साबिक गवर्नर का नाम भी आता रहा, इशरतुल इबाद का, CPLC के साबिक चीफ जो थे अहमद चुनाई का नाम आता रहा, एमक्यूएम के हवाले से भी नाम आता रहा कि इन्होंने आके कब्जा कर लिया था और आके टेक ओवर कर ली थी पूरी फैक्ट्री को। उसके बाद 90 मिनट के बाद तकरीबन जो है वो फैक्ट्री में जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आने दी, ताले लगा दिए गए थे और क्योंकि ये सारे सहूलतकार चूँकि वो फैक्ट्री के मुलाजमीन थे जिनको आज अदालत ने 64 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उसके अलावा जो दहशतगर्दी की दफात हैं उस पर अदालत ने सारे मुलजमान को अलग अलग सज़ा भी सुनाई है, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके अलावा चूँकि अब लोग सवाल कर रहे हैं और ख़ासतौर पर जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से भी इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये फैसले को नहीं मानते चूँकि ये इनके ऊपर जो जिन मुल्ज़मान को सज़ाएं हुई हैं इनके ऊपर जो वो ठोस शवाहिद इनके खिलाफ आए थे, एविडेंस आया था, इसलिए इनको सजाएं हुई। बाकी जिन लोगों के नाम जेआईटीज़ में और मुख्तलिफ इंटेरोगेशन रिपोर्ट में आते रहे सामने उनके ऊपर डायरेक्ट ठोस शवाहिद नहीं बन पा रहे थे जिसकी वजह से उन मुल्ज़मान को सजाएं होती या उनको चार्जशीट किया जाता या उनके खिलाफ कोई एविडेंस पेश किए जाते। असल मोटिव था जो मुलविस दहशतगर्द हैं उनको सजाएं दी जाएं और रेंजर्स ने ये काम बासानी किया बल्कि मुसलसल जदोजहद और एक मुसलसल कोशिश के बाद इन मुल्ज़मान को सजाएं दी। इसके अलावा और भी बेशुमार लोगों के नाम है, उनको चूँकि ना उनके खिलाफ शवाहिद सामने आ सके, सुनी सुनाई बातें लाजमी सामने आई लेकिन उनकी रोशनी में उनको सज़ा नहीं हो सकती थी। रेंजर्स का असल मकसद ये था कि जो मुल्ज़मान इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा हो। बाकी कहने को तो लोग बानी एमक्यूएम का नाम भी लेते रहे, उसके अलावा जो लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच और बेशुमार लोगों के नाम मुख्तलिफ वाक़यात में आते रहे, लेकिन उनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस जब नहीं होता, सबूत नहीं होता तो उनको सज़ा नहीं होती, इसलिए वक्त का ज़िया होता है, फिर लोग बरी हो जाते हैं। तो लोग जो है वो फिर प्रोसिक्यूशन तफ्तीश और मुख्तलिफ इदारों को
जो है इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री मालिकान के बयानात की रोशनी में जेटी, जिनमें पुलिस भी थी, हसास मुकम्मल तौर पर हसास इदारे भी शामिल थे, ISI, MI और इसके अलावा जो आला इदारे थे वो मुकम्मल तौर पर इसको सपोर्ट कर रहे थे, और जिन्होंने देखा मुश्तरका काविशों के बाद कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ ये शवाहिद बन रहे हैं, साबित हो रहे हैं, उनको सज़ाएँ हुई। अब ज़ाहिर है जो मुल्ज़मान हैं वो अपील में जाएंगे, उसके बाद और अपील चलेगी, लेकिन जो ये तारीखी फैसला है, इस फैसले को क्योंकि हम केस की पैरवी करते रहे, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये तो तवक्को भी नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला आ सकता है या इनके खिलाफ इतना बड़ा मवाद जमा हो सकता है, क्योंकि जब केस सिंध गवर्नमेंट की तहकीकाती टीम या कमीशन बनाया गया था, उसने तो दफन कर दिया था। ये तो रेंजर्स ने जब ये हाथ डाला और ये सारी चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद फिर ये एक उम्मीद पैदा हुई, और उसके बाद फिर जाके इन मुल्ज़मान को सजाएं हुई। और भी बेशुमार पहलू हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को कम वक्त में जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें, मैंने वो कोशिश की। और मेरी ये बनता ये था कि मैं दिन में ये वीडियो बनाकर अपलोड करता, ताकि बर वक्त मेरे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको मालूमात मिलती। लेकिन मुख्तलिफ जो बीपर्स और इस तरह रिपोर्टिंग की वजूहात की वजह से, मसरूफ़ रहने की वजह से बर वक्त ये वीडियो नहीं बना सका। मुझे दिन में बना लेनी चाहिए थी, लेकिन रह गया। बहरहाल मुझे उम्मीद है मेरी आप वीडियो पसंद करेंगे। जो सवाल होंगे इस केस से मुताल्लिक, क्योंकि 170 पेशी हुई, मैंने एक एक पेशी को खुद जाकर कवर किया, खुद जाकर मॉनिटर किया, और एक एक खबर में एक एक पहलू मुझे ज़बान याद है। अगर आप सवाल करेंगे तो मैं एक एक सवाल का आपको जवाब दूंगा। तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मुतमईन कर सकूं। ये जिनके ऊपर क़यामत बीती थी, जिनके ऊपर गुजरी हो, उनके ज़ाहिर है उसका कोई नेमोल बदल नहीं है, लेकिन मैं इस मामले को बारीक बीनी से जानता हूँ, इस केस की पैरवी की है, इस केस के हवाले से रिपोर्टिंग की। तो आप जो है वो इस मामले में मुझसे सवाल करेंगे, चाहे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो मैं इस मामले में आपको ज़रूर जवाब दूंगा, जो भी आपके दिमाग में सवाल होगा। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।